पिछली कड़ी में हमने आपको वैदिक काल के साहित्य के बारे में बताया था। इस कड़ी को समझने के लिए एक बार वैदिक साहित्य की पिछली कड़ी को जरूर देख लें। वैदिक साहित्य पर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिंधु घाटी की नगरीय सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता की शुरुआत हुई उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। हालांकि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन जैसा कि हमने आपको पिछली कड़ी में दिखाया था कि वैदिक सभ्यता के जरिए मानव की विकास यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान और साहित्य के नए अध्याय जुड़े। लेकिन सवाल उठता है कि वैदिक सभ्यता थी कब से कब तक। इस बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन आमतौर पर वैदिक सभ्यता के समय को 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक युग, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और इसके बाद के समय को यानी उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो वैदिक काल नगरीय सिंधु सभ्यता के अंत और एक दूसरे शहरीकरण के बीच उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की तारीख है। वैदिक सभ्यता को बसाने वाले आर्य आए कहां से, इस बात पर भी इतिहासकार एकमत नहीं है। मैक्स मुलर के सिद्धांत को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई, जिसमें कहा गया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। वहीं कुछ इतिहासकारों ने आर्यों को आल्प्स पर्वत, जो यूरोप और एशिया के बीच में है, वहां का माना। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का आगमन तिब्बत और बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को उत्तर ध्रुव का निवासी बताया। इसके अलावा भी कई मत हैं। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के निवासी आर्य ही थे, जो उसके पतन के बाद भारत के दूसरे हिस्सों में बसे। हालांकि 1400 ईसा पूर्व के बोगाज़कोई अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण आदि का उल्लेख है। इसलिए यह माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से ही आए होंगे। आर्यन उन लोगों को कहा जाता है जो प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषा बोलते और सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे। सप्त सैंधव यानी 7 नदियों का क्षेत्र। इन नदियों के पुराने और नए नाम कुछ इस प्रकार हैं। सिंधु को आज भी सिंधु या इंडस कहा जाता है। वहीं दूसरी विपाशा को आज हम ब्यास के नाम से जानते हैं। वितिस्ता यानी झेलम, परुष्णी यानी रावी, जिसके पास 10 राजन युद्ध हुआ था, अस्किनी यानी चिनाब, शतुद्री यानी सतलुज, और सरस्वती। इसके आसपास के क्षेत्र को ही ऋग्वैदिक आर्यों का क्षेत्र माना गया। पूर्व वैदिक काल में कबीलाई व्यवस्था में संयुक्त परिवार यानी कुल होते थे, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। इसके ऊपर ग्राम, उसके प्रधान ग्रामणी, ग्रामों के ऊपर होते थे विश, जिसका मुखिया विशपति कहलाता था। कई विश मिलाकर होता था जन, जिस पर राजन का नियंत्रण होता था। लेकिन ये बहुत ही सीमित अधिकारों वाले राजा थे। राजा आम लोगों की समिति, बुजुर्ग और महत्वपूर्ण लोगों की सभा और गण, अर्जित संपत्ति को बांटने वाली विदथ जैसी प्रशासनिक संस्थाओं की सलाह पर ही काम करते थे। समिति और विदथ में महिलाओं की भागीदारी होती थी। इसके अलावा भी रत्निन, जो कि अधिकारी होते थे, वो राजा को सलाह देने के लिए नियुक्त थे। पुरोहित यानी मुख्य पुजारी। इसके अलावा सेनानी, जो मुख्य सैन्य अधिकारी थे, और गुप्तचर संस्थाओं के प्रमुख होते थे स्पश। हालांकि सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वेद के आखिरी मंडल में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, लेकिन समाज समतावादी था। ब्राह्मण समाज को विद्या देने के लिए जिम्मेदार थे। क्षत्रिय का काम अपने लोगों की सुरक्षा करना था। वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र का काम सेवा करने का था। लेकिन ये जन्म के आधार पर नहीं थे, बल्कि कर्म के आधार पर थे। ऋग्वेद में एक ही परिवार के सदस्यों का अलग अलग वर्ण का होने का जिक्र है। दास प्रथा भी थी, लेकिन दास प्रथा का यूरोपियन मॉडल नहीं था। यहाँ दास बेहतर स्थिति में थे। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल का मुख्य पेशा पशुपालन था और कृषि का महत्व तो कम था। छोटे मोटे व्यापार भी होते थे। धार्मिक जीवन की बात करें तो प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के तौर पर पूजा जाता था। इस काल में सबसे बड़ा स्थान वर्षा के देवता इंद्र का था, जो कि आर्यों का नेतृत्व कर किलों को ध्वस्त करने वाले पुरंदर भी कहलाते थे। लेकिन वैदिक काल के बीच
करीब 1000 ईसा पूर्व लोहे की खोज होती है, जिसने समाज के पूरे ताने बाने को बदल दिया। अगर आप ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को नजदीक से देखें तो बड़ा अंतर पाएंगे। तांबा इस्तेमाल करने वाले आर्यों ने लोहे की खोज के बाद औजार बनाने शुरू कर दिए, जिससे समाज में क्रांतिकारी बदलाव आया। सबसे पहले समझते हैं भौगोलिक विस्तार। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का क्षेत्र सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास था। उत्तर वैदिक काल में सभ्यता का केंद्र गंगा नदी के पास पहुंच गया। लगभग पूरे उत्तर भारत और दक्षिण में नर्मदा के किनारे तक आर्य पहुंच गए। इससे वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक जीवन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। ऋग्वैदिक काल की कबीलाई व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विकास हुआ। राजा की शक्ति और हैसियत में काफी इजाफा हुआ। ऋग्वैदिक काल में राजा के नियंत्रण के लिए जो सभा, समिति जैसी संस्थाएं थीं, वो महत्वहीन होने लगी और राजा जो पहले वंशानुगत लगभग नहीं होता था, वो अब वंशानुगत होने लगा। हालांकि उत्तर वैदिक काल में भी राजा के पास नियमित सेना नहीं होती थी। उत्तर वैदिक काल में जब राजनीतिक स्थिति बदली तो सबसे बड़ा असर सामाजिक जीवन पर पड़ा। ऋग्वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को समाज में लगभग समान अवसर और पूरा सम्मान मिलता था। पुरुष और महिलाएं दोनों सभा और विदत में हिस्सा लेकर नीतियां तय करते थे। विधवा विवाह, संतान प्राप्ति के लिए नियोग, अंतरजातीय विवाह जैसी प्रथाएं प्रचलित थीं। विश्वपारा, अपाला, लोपमुद्रा जैसी महिलाओं का वैदिक साहित्य में बड़ा योगदान है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के स्थान में गिरावट आने लगी, जो उत्तर वैदिक काल से लगातार जारी रही। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का समिति जैसी संस्थाओं में हिस्सा लेना बंद हो गया। 16 संस्कारों में से प्रमुख उपनयन संस्कार होना बंद हो गया। धार्मिक अधिकार भी कम हुए। लेकिन फिर भी इस काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। अब वर्ण व्यवस्था जन प्रधान हो गई और शूद्रों को दोयम दर्जे का समझा जाने लगा। ऐसा माना जाने लगा कि इनका काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना है। उपनयन और बाकी धार्मिक अधिकार भी इनके छीन लिए गए। हालांकि छुआछूत जैसी कुरीति ने अभी इस दौर में जन्म नहीं लिया था। इस समय आर्यों ने जीवन को आश्रम व्यवस्था में बांट लिया। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें बालक गुरु के आश्रम में रहकर एक बेहतर जीवन के लिए जरूरी सभी विद्याएं सीखकर उस पर अमल करते थे। उसके बाद गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम से शिक्षा ग्रहण कर मनुष्य विवाह कर वंश परंपरा को बढ़ाने के साथ ही सामाजिक सरोकारों को सीखता और अपनी जिम्मेदारियां निभाता था। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। इसमें सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर समाज की भलाई के लिए मनुष्य काम करता था। आखिरी था संन्यास आश्रम, जिसमें पूर्णतः संसार से अपने आप को अलग कर ईश्वर की आराधना करते हुए मोक्ष की कामना की जाती थी। ये हर आश्रम लगभग 25 साल का होता था। वहीं अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, ऋग्वैदिक काल में मुख्य पेशा पशुपालन था और कृषि को बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। गाय सबसे बड़ा धन माना जाता था, जिसे लेकर युद्ध भी होते थे। इसके अलावा कुंभकार, बढ़ई जैसे छोटी व्यापारिक इकाइयां भी थीं। टैक्स यानी बलि राजा को सुरक्षा के बदले स्वेच्छा से दी जाने वाली भेंट थी। व्यापार विनिमय यानी वस्तु के बदले वस्तु के आधार पर ही था, लेकिन बाद में बड़े लेन देन के लिए निष्क यानी सोने के सिक्के का इस्तेमाल हुआ। ऋग्वैदिक काल की तरह उत्तर वैदिक काल में पशुपालन महत्वपूर्ण बना रहा, लेकिन कृषि प्रधान समाज की स्थापना हो चुकी थी। इस काल में छोटे मोटे व्यापार अब बड़े होने लगे। लोहे का उपयोग बढ़ा और शिल्पकारी बढ़ी, जिसके साथ ही व्यापार बेबीलोन और सुमेरिया तक फैल गया। टैक्स जो पहले स्वेच्छा से था, अब जरूरी बन गया। संग्रहित नाम के अधिकारी की नियुक्ति टैक्स वसूलने वाले अधिकारी के तौर पर हुई। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः प्रकृति के तत्वों की पूजा उनके मानव स्वरूप को मानकर की जाती थी। देवताओं को 3 लोक में बांटा गया। अंतरिक्ष के देवता, जिसमें इंद्र, रुद्र, मरुत आदि थे। इंद्र को पूरे देव समूह में ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ा दर्जा हासिल था। दूसरे स्वर्ग के देवता, जिसमें वरुण, आय, सूर्य आदि की पूजा की जाती थी। स्वर्ग के देवताओं में सूर्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था।
इसके अलावा पृथ्वी के देवता यानी अग्नि, सोम, पृथ्वी, नदियां, इसमें अग्नि को प्रमुख माना गया क्योंकि यज्ञ का विशेष महत्व था और अग्नि प्रज्वलन और मंत्रोच्चार पूजा पद्धति थी। हालांकि मंदिर और मूर्ति पूजा के उदाहरण ऋग्वैदिक काल में नहीं मिले हैं। वहीं उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में धर्म की 2 धाराएं देखने को मिलती हैं। पहली कर्मकांडीय धारा, जिसके तहत तंत्र मंत्र यज्ञों के माध्यम से बड़ी बड़ी पूजा का प्रचलन बढ़ा, और दूसरी दार्शनिक धारा, इसे उपनिषदों की धारा भी कहा गया है। इसमें कर्मकांडों की निंदा की गई, ज्ञान और मोक्ष पर जोर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में सृष्टि के निर्माता प्रजापति ब्रह्मा को सर्वोच्चता मिली। इसके अलावा विष्णु को संरक्षक और शिव को संहारक के तौर पर देवताओं से भी ऊपर का दर्जा मिला। लेकिन पूरे वैदिक काल में एक मान्यता देखने को मिलती है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है जिसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। ऐसी मान्यताओं ने समाज को सहिष्णु बनाया। हालांकि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़ने के चलते यज्ञों को बहुत बढ़ावा मिला। राज्य विस्तार के लिए घोड़े छोड़कर किया जाने वाला अश्वमेध यज्ञ प्रमुख था, जिसके जरिए राजा अपना प्रभुत्व स्थापित करते थे। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ उसकी सर्वोच्चता दिखाता था। इसके अलावा रथों की दौड़ के समय किया जाने वाला यज्ञ वाजपेयी यज्ञ कहलाता था। राजाओं के अलावा सामान्य गृहस्थ लोगों के लिए भी 5 प्रकार के यज्ञ होते थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म में कर्मकांड की प्रधानता बहुत हो जाती है, जिसकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म अस्तित्व में आते हैं। राजा और राज्य के विस्तार की वजह से ग्रामीण सभ्यता धीरे धीरे नगरीय सभ्यता में तब्दील हो गई। वैदिक सभ्यता पर हमारी इस कड़ी में इतना ही। विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं, सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राजनीति और समसामयिक विषय देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। मिलते हैं अगली कड़ी में।